हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, मजे में हैं और केमिकल बॉन्डिंग को सीख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। आई होप कि ऐसा आप कर रहे होंगे। और चलिए फिर, कल हमने डिस्कस किया था अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैसे बनता है, कितने टाइप के हो सकते हैं, वो सब हमने सीखा था। आयनिक बॉन्ड के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि आयनिक बॉन्ड हमारा क्या होता है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली वो कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा आपको उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं हल्का फुल्का सा थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि क्या वो टॉपिक है बेसिकली। देखिए 1916 में, यानी कि 1960 के अंदर एक साइंटिस्ट थे लुडार। उन्होंने कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर एक अलग ही टाइप का बॉन्ड बताया जो कोवलेंट बॉन्ड जैसा ही था। लेकिन अगर हम नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर एक्चुअल में 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। अपना अपना एटम जो है, एक कोवलेंट बॉन्ड की बात अगर करें हम, 2 कोवलेंट बॉन्ड लेंगे तो नॉर्मल सी बात है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। और अगर हम बात करें कि मेरे पास यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन होते तो 3 बॉन्ड बन जाते। कहने का मतलब ये है कि एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन उसने कहा कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जहां अगर उनका अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन की हेल्प ले रहे हैं, ना कि 2 इलेक्ट्रॉन की। और एक भी हो सकता था, 3 भी हो सकते थे, 5 भी हो सकते थे। और ऐसे इस तरीके से इन ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो बॉन्ड बना रहे थे। नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड जो बना रहे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन से हम बना रहे हैं। लेकिन जो दूसरे जो कोवलेंट बॉन्ड थे, आपको कुछ कोवलेंट बॉन्ड उसने ऐसे कहे कि हो सकते हैं जहां पर कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए या तो एक ही इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा हो, या 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हो, या 5 हो रहे हो, या 7 हो रहे हो, मतलब ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यूज हो रहे हैं तो उसने उसको नाम दिया ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। हालांकि ये बॉन्ड कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, कोई खास इसकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं थी, लेकिन उसने सिर्फ ऐसा अज्यूम किया था कि कुछ मॉलिक्यूल्स में इस तरह का बॉन्ड हो सकता है जहां पर 2 एटम्स के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो और उससे वो एक सिंगल बॉन्ड बन रहा हो, जिसको उसने नाम दिया ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। हाँ, कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर ऐसा बॉन्ड मिला भी, ऐसा नहीं कि मिला नहीं है, कुछ में मिला भी हमें ऐसा बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास H2 पॉजिटिव था। अब H2 पॉजिटिव देखिए 2 हाइड्रोजन होते, नॉर्मल सी बात है। अब H के और H के बीच में यहां पर बॉन्ड होता है इस तरीके से, लेकिन इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही है, क्योंकि हर हाइड्रोजन एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब एक पे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एक के पास ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके बावजूद इसमें बॉन्ड बन रहा है ना। तो इस तरह का जो बॉन्ड बनाया गया उसको कहा गया कि ये ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं, जहां पर ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड आपका बना रहे हैं। सेम बात हम हीलियम 2 पॉजिटिव के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। हीलियम 2 पॉजिटिव केस में भी हम यही कह सकते हैं कि यहां भी आपके 2 हीलियम होंगे, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन से बेसिकली क्या होता है, ये आपका बॉन्ड बन सकता है। ओके, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। ऑक्सीजन का एग्जांपल हम ले सकते हैं, उसने जो ऑक्सीजन के लिए एक्सप्लेन किया कि ऑक्सीजन वाले केस में क्या होता है। ऑक्सीजन वाले केस में उसने ये कहा कि एक ही बॉन्ड होगा, लेकिन इस एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। 3 की बजाय बल्कि टोटल, इस तरह से हम इसमें दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं इसको थोड़ा सा। देखिए इसमें कुछ इस तरीके से होगा कि ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, एक सिंगल बॉन्ड तो 2 वाला बना लिया उसने इस तरीके से। बाकी जो बॉन्ड बनाया उसने 1 2 3, एक ये बना गया, 1 2 3, एक ये बना लिया। तो उसने कहा कि इस तरह से उसमें 3 बॉन्ड होंगे, और 3 बॉन्ड में से ये जो है इसके पास कितने रह गए, 3, 2 यहां रह गए और 2 यहां रह गए। तो शेयरिंग जो हो गई वो टोटल कितनी होगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसी तरह से यहां देखिए, इसको देखिए तो अगर इसको भूल जाए हम, देखिए अगर तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये क्या होता है आपका, ये आपका ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है वो होते हैं इस तरह के। बट ऐसा एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता O2 में। हमें भी पता है कि O2 के अंदर क्या होता है, O2 के अंदर आपका सिर्फ एक डबल बॉन्ड होता है, ना कि कोई इस तरह का बॉन्ड बनता है। क्लियर। तो ये एक बॉन्ड था जो कि बताया गया था कि
जिसको ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा गया था, बट इसके बारे में ज्यादा कोई डिस्कशन करते नहीं है और इससे कोई स्टेबल मॉलिक्यूल बनते भी नहीं है आपके। और भी एग्जांपल हम दे सकते हैं इसके, जैसे NO है, NO में उसने कहा कि इस तरह का एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है, एक तो सिंगल नॉर्मल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन जो दूसरा बॉन्ड आपका होता है वो एक ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, ठीक है। बट ऐसे बॉन्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो, कोई सक्सेसफुल भी नहीं हुआ इसके बारे में, तो ये कोई खास पॉइंट बनता नहीं हमारा। बट ऐसा माना गया था कि कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है वो भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसको फिर साफ, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था ये। उसके बाद हम ऑक्टेट रूल पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने दो मेथड पढ़े। एक तो हमने पढ़ा कोस्टल लुईस अप्रोच जो हमें आयनिक बॉन्ड के बारे में बताता है, दूसरा हमने पढ़ा लैंगमुयर लुईस कांसेप्ट जो हमें कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताता है कि कोवलेंट बॉन्ड भी बन सकता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, लेकिन अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन दोनों ही कंसेप्ट में अगर हम ओवरऑल बोले तो ओवरऑल जो ऑक्टेट रूल में था आपका, उसमें कुछ लिमिटेशंस आपकी आ गई, तो वही लिमिटेशंस हमें डिस्कस करनी है कि क्या क्या ऐसी लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से ऑक्टेट रूल जो है हमारा वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और इसके लिए हमें दूसरी बाकी थ्योरीज को पढ़ना पड़ा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, कि क्या क्या लिमिटेशंस थे ऑक्टेट रूल में, और उसके बाद हम फिर आगे देखते हैं, ओके। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। सबसे पहली लिमिटेशन भाई, इट डज नॉट एप्लीकेबल या इट डज नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, हाइपोवेलेंट कौन से होते हैं, एग्जांपल देता हूं आपको मैं। जैसे मान लीजिए बेरिलियम क्लोराइड है, ठीक है। अब बेरिलियम क्लोराइड में क्या होता है, बेरिलियम के पास होते हैं दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, ठीक है। तो क्लोरीन क्या करता है, 1 2 3 4 5 6 7, दूसरा क्लोरीन भी 1 2 3 4 5 6 7। अब क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसका भी और इसका भी, लेकिन बेरिलियम के पास तो सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन आए, तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल तो ये बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑक्टेट रूल ये कहता है कि सिर्फ वही मॉलिक्यूल स्टेबल होंगे जिसमें हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। लेकिन यहां तो बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट ना होने के बावजूद ये बिल्कुल अच्छे से एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका सेंट्रल एटम के पास ऑक्टेट कंप्लीट ना हो और उसके बावजूद वो स्टेबल हो, उनको बोलते हैं हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो इन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी किस वजह से थी उसके बारे में ये आपको एक्सप्लेन नहीं कर सका। एग्जांपल मैं आपको इसका और दे सकता हूं, जैसे कि BF3, बोरॉन ट्राई फ्लोराइड। अब इसमें क्या होता है, देखिए बोरॉन के पास 1 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो एक फ्लोरीन आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 सॉरी 5 6 7, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये तो फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, ये भी फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, ये भी फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, है ना। लेकिन बोरॉन के पास तो सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब BF3 के अंदर बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये स्टेबल भी है और एग्जिस्ट भी करता है। तो क्यों एग्जिस्ट करता है, क्यों इसकी स्टेबिलिटी है, उसके बारे में हमें ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सेंट्रल एटम को ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है लेकिन इसके बावजूद वो आपका स्टेबल है। ओके, तो यही इसकी लिमिटेशन थी पहली, कि डज नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स। ओके, तो इसको साफ करते हैं और अब दूसरे कंसेप्ट, दूसरी लिमिटेशन की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये कर लेते हैं, अभी है हमारे पास जगह। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या थी आपकी, कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द
फॉर्मेशन ऑफ हाइपरवेलेंट कंपाउंड्स, हाइपरवेलेंट कंपाउंड्स। ओके, और इसको समझाने के लिए मुझे फिर कोई एग्जांपल लेना पड़ेगा, और एग्जांपल लेने के लिए मुझे बोर्ड करना पड़ेगा साफ, क्योंकि जगह हमारे पास हो गई खत्म। तो एग्जांपल क्या हो सकता है हमारे पास इसका? जैसे हमारे पास एक कंपाउंड होता है PCl5, ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। इसमें फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो 1 2 3 4, और एक और दिखाना है हमें तो कहां दिखाएं, यहां दिखा दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। और 5 क्लोरीन है, तो 1 2 3 4 5, इसके पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब देखिए क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस क्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, इस क्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, और इस क्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, और इस क्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। हर क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है ना। लेकिन फास्फोरस के केस में अगर देखें हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो गए हैं, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हम हाइपरवेलेंट कंपाउंड, जिनकी वैलेंसी ज्यादा हो जाए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ 8 होने चाहिए, लेकिन यहां तो 8 से ज्यादा हो गया भाई, तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग तो ये कंपाउंड भी ज्यादा स्टेबल आपका होना ही नहीं चाहिए, मतलब बनना ही नहीं चाहिए ना, एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए ऐसा कोई कंपाउंड, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है और ये बनता भी है। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है, उसका रीजन ऑक्टेट रूल के पास तो नहीं था, हालांकि मेरे पास रीजन है, मैंने दे भी चुका हूं आपको, क्योंकि फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके डी में भेज देता है, तो 5 अनपेयर्ड हो जाते हैं, फिर 5 बॉन्डिंग कर सकता है। लेकिन ऑक्टेट रूल के पास इस तरह की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि ऐसा किस लिए हो रहा है कि कंपाउंड के पास सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो रहे हैं, इसके बावजूद वो स्टेबल है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हम कर सकते हैं इसका, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं IF7 हम ले सकते हैं, ठीक है। अब IF7 में क्या होता है, आयोडीन के पास होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, तो 7 फ्लोरीन आ सकते हैं इसके आसपास, तो एक ही आ गया, 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 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, एक रह गया, एक कहाँ रह गया, इलेक्ट्रॉन पूरी नहीं हो गया हमारे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन रह गया, क्या कर देते हैं, तो एक फ्लोरीन यहाँ आ गया, ठीक है, 7 फ्लोरीन आ गए, तो 7 में आएंगे तो फिर इसका तो ऑक्टेट हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी, सबका फ्लोरीन का सबका हो जाएगा। लेकिन अगर आयोडीन के लिए काउंट करें हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, होने चाहिए थे 8, हो रहे हैं 14 इलेक्ट्रॉन आयोडीन के पास। इसका मतलब कि ये कंपाउंड तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल बनना ही नहीं चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ये बनता भी है और एग्जिस्ट भी करता है। तो ऐसा क्यों था, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको ऑक्टेट नहीं दे पाया, तो यही इसकी लिमिटेशन थी कि ऑक्टेट रूल जो था आपका, वो हाइपरवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में भी कोई आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी लिमिटेशन है, नेक्स्ट लिमिटेशन आपकी ये भाई कि मैंने आपसे कहा था कि क्योंकि नोबल गैस क्या होता है, नोबल गैस के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट होता है, नोबल गैस का जो ऑक्टेट है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है, तो नोबल गैस को किसी तरह का कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। लेकिन हमने ये देखा कि जिनोन और क्रिप्टोन जो है, जिनोन और क्रिप्टोन जो है, ये दो नोबल गैसेज ऐसी हैं जो कुछ कंपाउंड्स बनाती है विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इन एलिमेंट्स के साथ जिनोन के कुछ कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं, जैसे XCF4 हमें देखने को मिलता है, XCF6 हमें देखने को मिलता है, XCOF3 हमें देखने को मिलता है, तो बहुत सारे कंपाउंड जिनोन के हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, ऐसे हमें क्रिप्टोन के भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसा किस वजह से था, क्यों बना पा रहे हैं भाई कभी, जबकि जिनोन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, नोबल गैस है वो, तो इसके बावजूद वो बना पा रहे हैं। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग तो बनाने नहीं चाहिए थे, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है पहले से ही, लेकिन फिर भी बना रहे हैं। तो ऑक्टेट रूल के पास इस बात का कोई आंसर नहीं था
कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिल्ड है सब कुछ, उसके बावजूद ये बॉन्ड बना रहे हैं। तो इट डज नॉट एक्सप्लेन द formation of compounds, sorry, formation of noble gas compounds. इंक मार्कर मोबी मार्कर की भैया, नोबल गैस कंपाउंड्स, जिसे हम एग्जांपल दे भी चुके हैं ऊपर। फॉर एग्जांपल कंपाउंड्स ऑफ xenon and krypton with फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ओके, ये कंपाउंड्स आप एग्जांपल में डाल सकते हो सारे के सारे। क्लियर? तो ये एक लिमिटेशन थी आपकी, केवल नोबल गैस से कंपाउंड क्यों नहीं बताता कि बने हैं कि क्यों नहीं बने हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था क्या, ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में, लेकिन ऑक्टेटूल के पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था कि भाई ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किस तरह से बन सकते हैं। इट डज नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन about the odd electron bond। ठीक है, ये आपको ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में कुछ नहीं बताता कि ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आपके किस तरीके से बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्या रीजन है बनने का। तो एक ये लिमिटेशन थी आपकी कि इट डज नॉट गिव द एक्सप्लेनेशन अबाउट द ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसके अलावा ये आपको ये भी नहीं बता रहा भाई कोवलेंट बॉन्ड क्यों बन रहा है। इट डज नॉट give any cause about the formation of covalent bond। इसने सिर्फ ये कहा कि कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, शेयरिंग होगी, लेकिन शेयरिंग क्यों कर रहे हैं भाई, लूज या गेन क्यों नहीं कर रहे हैं, शेयरिंग करने का क्या रीजन, अभी शेयरिंग क्यों कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की वो, तो उसका रीजन इसके पास नहीं था। ये आपको कोई ऐसा रीजन नहीं देती है जो मैं ये एक्सप्लेन कर सके कोवलेंट बॉन्ड किस वजह से बन रहा है। ओके, इसके अलावा किस तरह का फोर्स है जो आपका कोवलेंट बॉन्ड बनने का, देखिए कोवलेंट बॉन्ड क्यों बन रहा है तो यही बात होगी। दूसरी बात, अगर बन भी गया तो ऐसा कौन सा फोर्स है उनके बीच में जो काम कर रहा है कोवलेंट बॉन्ड को बनाने के। जैसे आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड में तो हमें पता भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, कूलाम फोर्स काम कर रहा है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा कौन सा फोर्स काम कर रहा है। नेचर ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द covalent between the atoms forming covalent bond। जो एटम्स कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं उन एटम्स के बीच में ऐसा कौन सा फोर्स काम कर रहा है जो उनको अट्रैक्ट करके रखता है। तो इस लिमिटेशन के बारे में भी आपको ऑक्टेटूल जो था वो नहीं बता पाया। इसके अलावा एक लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वो लिमिटेशन क्या है, वो लिमिटेशन ये है कि ये आपको मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी एंड शेप क्या होगी उसके बारे में नहीं बता सकता। ठीक है, ये आपको किसी भी मॉलिक्यूल की क्या ज्योमेट्री होगी, कैसा उसकी शेप होगी, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, उसके बारे में ऑक्टेटूल आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवा पाया। तो ये भी उसकी लिमिटेशन थी कि डज नॉट टेल अबाउट द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, एक लिमिटेशन हम कर ही चुके हैं, वो लास्ट वाले हम कर चुके हैं कि हाइपरवैलेंट क्यों होते हैं, हाइपोवैलेंट क्यों होते हैं। तो अब एक खास बात और थी इसके अंदर कि जब मॉलिक्यूल्स हम बना रहे हैं तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाते टाइम डिफरेंट टाइप की एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। हर एक मॉलिक्यूल के अंदर सेम टाइप ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होती है जब वो मॉलिक्यूल बनता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, जब भी कोई बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड बनते टाइम हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, दी जाती है एनर्जी मॉलिक्यूल के द्वारा, ठीक है, या एटम्स के द्वारा। तो हर एक मॉलिक्यूल के केस में अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स में अलग अलग टाइप की एनर्जी निकल रही थी। ऐसा नहीं था कि सबकी एनर्जी सेम निकल रही थी, किसी की एनर्जी बहुत ज्यादा निकल रही थी, किसी की एनर्जी बहुत कम निकल रही थी, अलग अलग टाइप की एनर्जी निकल रही थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई कि अलग अलग टाइप की एनर्जी जो है वो निकल रही है सभी मॉलिक्यूल्स में, सेम टाइप की एनर्जी क्यों नहीं निकल रही है हर एक मॉलिक्यूल में, है ना। तो इट डज नॉट एक्सप्लेन द
It does not explain why different amount of energy released on formation of different kind of molecules। ठीक है, तो ये आपकी कुछ लिमिटेशंस थी भैया ऑक्टेट रूल की, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर स्कूल एग्जाम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में टीचर आपसे पूछ लेता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, तो वो ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन जितनी भी हो सकती थी मोस्टली मैंने आपको सारी बता दी है, बहुत ईजी है। पहले वाली जो लिमिटेशन है 3-4 वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, वो तो आपको पेपर में लिखनी पड़ेगी, वहां से टीचर आपके मार्क्स फुल देता है। उसके बाद की लिमिटेशन पे शायद टीचर को तो ध्यान ना जाए, बट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है भाई। एग्जाम के व्यू से अगर हम देखें तो जितने भी लिमिटेशन लिखोगे उतना ज्यादा आपके मार्क्स बनेंगे, टीचर आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो आई होप कि आपको लिमिटेशन जो है ऑक्टेट रूल की वो सारी की सारी आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी कि क्या क्या लिमिटेशन जो है वो पॉसिबल हो सकती हैं ऑक्टेट रूल के अंदर। ओके, चलिए, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में उसका भी क्वेश्चन आता है, खासकर कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर तो क्वेश्चन नहीं आता उससे, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में वहां से आपसे 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में टीचर क्वेश्चन पूछ लेता है। कम से कम 2 मार्क्स में तो क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे वो। तो एक टॉपिक वो है छोटा सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से आ सकता है बेसिकली। टॉपिक का नाम है लुईस सिंबल। दोबारा से लुईस सिंबल, जैसे हमने लुईस स्ट्रक्चर पढ़े थे एटम्स के लिए या मोनोएटॉमिक आयंस के लिए, वैसे हम लुईस सिंबल पढ़ेंगे अब मॉलिक्यूल्स के लिए, फॉर मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीएटॉमिक आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस। ठीक है, लुईस सिंबल फॉर मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीएटॉमिक आयंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं सबसे आसान एग्जांपल स्टार्ट कर रहा हूं H2O से। ठीक है, अब H2O के अंदर जो हमारा ऑक्सीजन है ये हमारा सेंट्रल एटम होता है, तो पहले आप सेंट्रल एटम को लिखोगे, इसके आसपास आप हाइड्रोजन को लिखोगे इस तरीके से, और इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे पहले तो। ठीक है, अब हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी एक ही होता है, कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन के पास टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 में से 2 तो हमने लिख ली, तो भाई कितने बच गए? 1 2 3 4। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक आइटम का यहाँ पर ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट। अच्छा, एक लिमिटेशन हो रहेगी भाई ऑक्टेट रूल की, वो भी आप नोट कर लीजिएगा पहले। लिमिटेशन ये है ऑक्टेट रूल की कि हम कह रहे हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, इसका मतलब तो फिर हाइड्रोजन वाले कंपाउंड होने नहीं चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन वाले कंपाउंड में तो डुप्लेट होता है, वहां तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग तो जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन इन्वॉल्व है वो कंपाउंड आपके बनने नहीं चाहिए थे, लेकिन ऐसे कंपाउंड बनते हैं, हमने देखे हैं, ये देखो बन ही रहा है H2O, है ना। तो ये भी एक लिमिटेशन थी आपके ऑक्टेट रूल की कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन एटम। ओके, तो ये एक लिमिटेशन थी, आपको जो पता होनी चाहिए थी। अच्छा जी, तो ये नोट कर लीजिएगा अभी बाद में। ठीक है, ओके, अब आप इस टॉपिक पे आते हैं। तो ये बना कैसे है, इसको बोलते हैं लुईस सिंबल। ये लुईस सिंबल हो गया वाटर के लिए। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई आपको CO2 का बनाना है या आपको H2SO4 का बनाना है, किसका बना सकते हैं ना हम तो ऐसे हम डायरेक्टली आइडिया नहीं लगा सकते हैं, कोई रूल या रेगुलेशन होते हैं जिसके बाद हम इसको आसानी से बना सकते हैं। तो मैंने देखो मुझे तो पता था, इसलिए मैंने इसको फटाफट बना दिया, लेकिन आपको तो बिल्कुल नया है ना आजकल, तो आपको तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए पहले मुझे आपको थोड़े से रूल बताने पड़ेंगे। अगर आपको वो रूल सीखने हैं तो रूल सीखने के लिए आपको उसके लिए मुझे मेरी नई वीडियो, नेक्स्ट जो वीडियो है वो देखनी पड़ेगी। तो उसी नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से आपको इन सिंबल्स के बारे में जो सिखाऊंगा। आज मैंने आपको हिंट दे दी कि हमें क्या सीखना है, तो आई होप कि आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखोगे, ये वाले भी जरूर देखोगे, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करोगे, और करिए भाई, जरूरत है करने की। आप देखो और बच्चे देखेंगे तभी तो कुछ फायदा होगा मुझे वीडियो बनाने का। मुझे क्या फायदा क्या है अगर 2-4 बच्चे अगर सिर्फ देखेंगे तो। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।